हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का प्रथम प्रश्न पत्र इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा हूं। और भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को विवेकानंद के बारे में बताया था, स्वामी विवेकानंद। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ले चलूंगा पंडित रमाबाई की तरफ। आज हम जानेंगे पंडित रमाबाई कौन थी, उनका इस भारतीय राजनीति में या भारतीय समाज में क्या योगदान था। तो आइए चलते हैं पंडित रमाबाई। यह जो पंडित रमाबाई हैं, यह यूनिट 3 का अंतिम विचारक हैं। इसके पश्चात मैं यूनिट 4 की तरफ आप लोगों को ले चलूंगा, परंतु बीच बीच में मैं आप लोगों को IR भी पढ़ाता रहूंगा, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स भी आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। उसमें जो 2 यूनिट बचे हैं उसको मैं समाप्त करने का प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई एक समाज सुधारक थी, महिला उद्धारक थी। यह महिलाओं का उत्थान चाहती थी। पंडित रमाबाई को प्रथम नारीवादी चिंतक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने महिलाओं पर खुलकर बोला, महिलाओं के दशा और दिशा पर खुलकर बोला और महिलाओं के लिए अनेक और महिला सुधार के संबंध में अनेक संस्थाएं भी खोली, अनेक प्रकार के कार्य भी किए। पंडित रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को इनका जन्म मैसूर रियासत में हुआ था। मैसूर रियासत जिसको आज हम कर्नाटक कहते हैं, इनका जन्म कर्नाटक के कनारा गांव में होता है। कनारा गांव यह मैसूर रियासत में पड़ता था तब, अब यह कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में यह पड़ता है। और इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे था। अनंत शास्त्री डोगरे ये पिता होते हैं। और माता का नाम लक्ष्मीबाई डोगरे था। लक्ष्मीबाई डोगरे था, ये माता है। माता का नाम लक्ष्मीबाई डोगरे होता है। और इनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण विद्वान थे। इनको संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, और चूंकि संस्कृत का अच्छा ज्ञान था और ये ब्राह्मण भी थे, तो अपना व्यवसाय यह कथा वाचन को चुनते हैं और घूम घूम कर कथा कहते हैं, घूम घूम कर संस्कृत का पाठ बांचते हैं, संस्कृत का पाठ करते हैं और इसी से अपना जीविका का निर्वहन करते हैं, इसी से अपने जीविका का निर्वहन करते हैं। क्योंकि अनंत शास्त्री डोगरे संस्कृत के विद्वान होते हैं और इसलिए इन्होंने अपनी पत्नी को भी संस्कृत की शिक्षा दी थी। और पत्नी के साथ साथ जब पंडित रमाबाई पैदा होती है 23 अप्रैल 1858 को, तो फिर यह रमाबाई को भी संस्कृत में शिक्षा देने लगते हैं और यह रमाबाई को संस्कृत का प्रकांड विद्वान बना देते हैं। परंतु 1817 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता अनंत शास्त्री डोगरे की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उस समय दक्षिण में 1876 से 1878 के बीच भयंकर अकाल आया हुआ था और चारों तरफ हैजा की बीमारी फैल गई थी। और इस बीमारी के कारण इनके पिता की मृत्यु 1877 में हो जाती है। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो इनके माता की भी मृत्यु हो जाती है। लक्ष्मीबाई डोगरे की भी कुछ समय के पश्चात मृत्यु हो जाती है। जब इनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है, तब इनका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम श्रीनिवास होता है। अब इनके सामने रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो जाती है। रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो जाती है जब इनके पिता की मृत्यु होती है। तो उस समय इनकी आयु करीब 19 साल होती है, 19 वर्ष की होती है पंडित रमाबाई। और पंडित रमाबाई अब अपनी जीविका का निर्वहन करने के लिए वह संस्कृत का पाठ करने लगती हैं। वह भी घूम घूम कर संस्कृत का पाठ करने लगती हैं। और 20 वर्ष तक आते आते पंडित रमाबाई को करीब संस्कृत के 20,000 श्लोक याद हो चुके थे। 20,000 श्लोक याद हो चुके थे। और अब इनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, यह फेमस होती जा रही थी। कि उस समय जब महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था, महिलाएं शिक्षित नहीं हो पाती थी, महिलाओं को घर के अंदर कैद रखा जाता था, ऐसे समय में पंडित रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विद्वान हो जाती हैं और इनकी चर्चा चारों तरफ फैल जाती है। और फिर इनकी ख्याति धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगती है।
और जब इनकी ख्याति पूरे भारत में धीरे धीरे फैलने लगती है तो कलकत्ता के ब्राह्मणों ने, कलकत्ता के विद्वानों ने इनको आमंत्रित किया, इनसे शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित किया और यह फिर कलकत्ता पहुंचती हैं और 1878 में यह कलकत्ता पहुंचती हैं। 1878 में यह कलकत्ता पहुंच जाती हैं और कलकत्ता में वहां के पंडित, वहां के विद्वानों से, वहां के ब्राह्मणों से इनका शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ का मतलब होता है वाद विवाद का शास्त्रार्थ होता है। और इस शास्त्रार्थ में पंडित रमाबाई, इस शास्त्रार्थ में रमाबाई विजयी हो जाती हैं। सारे ब्राह्मण इनसे खुश हो जाते हैं, आश्चर्य करने लगते हैं कि एक 20 वर्ष की नवयुवती को इतना संस्कृत का ज्ञान है, इसको 20,000 श्लोकों का पाठ याद है, इसको 20,000 श्लोक याद हैं। तो उनकी विद्वता, तो रमाबाई के विद्वता से प्रभावित होकर, उनके प्रतिभा से प्रभावित होकर कलकत्ता के विद्वानों के द्वारा, कलकत्ता के पंडितों के द्वारा इनको पंडिता की उपाधि प्रदान की जाती है। 1878 में इनको पंडिता की उपाधि प्रदान कर दी जाती है और साथ ही साथ सरस्वती की उपाधि भी प्रदान कर दी जाती है। इस तरह से रमाबाई, पंडित रमाबाई सरस्वती कहलाती हैं। फिर पंडित रमाबाई कुछ दिन कलकत्ता में निवास करने लगती हैं और कलकत्ता में निवास करने के दौरान उनका परिचय विभिन्न लोगों से होता है, जिनमें हिंदू विद्वान भी होते हैं, ईसाई विद्वान भी होते हैं। और कलकत्ता में एक बंगाली कायस्थ से वो प्रभावित होती हैं, जिनका नाम होता है विपिन बिहारी मेधवी। विपिन बिहारी मेधवी से यह बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। विपिन बिहारी मेधवी से यह बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। यह जो विपिन बिहारी मेधवी होते हैं, यह कलकत्ता के आयोजक मंडल में शामिल होते हैं और इन्होंने रमाबाई का काफी साथ दिया था। ऐसे में पंडित रमाबाई मेधवी से प्रभावित हो जाती हैं और फिर 13 नवंबर 1880 को रमाबाई मेधवी से शादी कर लेती हैं। फिर रमाबाई और मेधवी से एक संतान पैदा होती है, एक बच्ची पैदा होती है 1881 में एक बच्ची पैदा होती है, जिसका नाम वह मनोरमा रखती हैं इसका नाम। परंतु विपिन बिहारी मेधवी का साथ बहुत दिनों तक नहीं चल पाता है। विपिन बिहारी मेधवी की हैजा के कारण 1882 में मृत्यु हो जाती है। 4 फरवरी 1882 को मृत्यु हो जाती है। 4 फरवरी 1882 को विपिन बिहारी मेधवी की मृत्यु हो जाती है। अब पंडित रमाबाई अकेली हो जाती हैं। उनके सामने एक छोटी सी बच्ची होती है और छोटी सी बच्ची लेकर उनके सामने अब संकट उत्पन्न हो जाता है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं पंडित रमाबाई को अंतरजातीय विवाह करने के कारण काफी सामाजिक दंश का सामना करना पड़ा। जितने भी ब्राह्मण हैं, जिन ब्राह्मणों ने उनको पंडिता की उपाधि दी थी, वह सारे ब्राह्मण मिलकर अब पंडित रमाबाई की आलोचना करने लगते हैं, इनको समाज बहिष्कृत कर देते हैं और साथ ही साथ विपिन बिहारी मेधवी को भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इस तरह से ये दोनों समाज से उपेक्षित हो जाते हैं, क्योंकि उस समय अंतरजातीय विवाह प्रतिबंधित होता है, जाति पात का काफी भेद होता है, इसलिए अंतरजातीय विवाद को प्रतिबंधित कर दिया गया था। जो भी व्यक्ति या जो भी महिला अंतरजातीय विवाह करती थी, उसको समाज से निकाल दिया जाता था, उससे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो इस तरह से जब विपिन बिहारी मेधवी की 1882 में मृत्यु हो जाती है, तो रमाबाई अब अकेली हो जाती हैं और फिर रमाबाई पति की मृत्यु होने के पश्चात वह कलकत्ता से फिर पुणे चली आती हैं, कलकत्ता से पुणे आ जाती हैं और पुणे आकर फिर वह आर्य महिला समाज की स्थापना करती हैं। आर्य महिला समाज की स्थापना करती हैं, क्योंकि महिलाओं की स्थिति उस समय दयनीय होती है, चाहे वह उच्च वर्ग की महिलाएं हों, चाहे वह निम्न वर्ग की महिलाएं हों, यानी कि कोई भी महिला हो, चाहे किसी भी जात की महिलाएं हों, महिलाओं की स्थिति काफी निम्न होती है। क्योंकि उस समय महिलाओं की स्थिति काफी निम्न होती है, दयनीय होती है। विभिन्न प्रकार की महिलाएं समाज में उपेक्षित होती हैं और विभिन्न प्रकार की बुराइयां भी होती हैं, जैसे कि बाल विवाह होता है, विधवा पुनर्विवाह निषेध भी होता है, उसमें विधवाओं का विवाह नहीं हो सकता था। इस तरह से समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां विद्यमान होती है। तो जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, जो उपेक्षित महिलाएं होती हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए और उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह पुणे में आकर आर्य महिला समाज की स्थापना करती है। चूंकि रमाबाई कलकत्ता में अपने कलकत्ता प्रवास के दौरान वह केशव चंद्र सेन से भी प्रभावित होती हैं। केशव
चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन से भी प्रभावित होते हैं, जो ब्रह्म समाज के प्रचारक होते हैं। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के प्रचारक होते हैं। यह ब्रह्म समाज से भी प्रभावित होती है और कुछ दिनों तक रमाबाई ब्रह्म समाज का भी सदस्य बने जाती हैं, परंतु कलकत्ता से वापस आने के पश्चात यह पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना करती हैं। क्योंकि कलकत्ता से वापस आकर यह पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना करती हैं और इसका उद्देश्य होता है, आर्य महिला समाज का उद्देश्य होता है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, जो वंचित महिलाएं हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनकी सेवा करना और उनको संरक्षण प्रदान करना और उनको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देना। ये सारे उद्देश्य होते हैं, ये विभिन्न उद्देश्य होते हैं आर्य महिला समाज के। उसके पश्चात यह समाज में देखती हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है। महिला चिकित्सकों का अभाव है, महिला डॉक्टर का अभाव है। जो भी डॉक्टर हैं वह सब डॉक्टर पुरुष हैं, पुरुष वर्चस्व समाज है और महिलाओं को पुरुष डॉक्टर के अधीन रहना पड़ता था, पुरुष डॉक्टर के संरक्षण में ही ट्रीटमेंट कराना पड़ता था। तो फिर रमाबाई के मन में यह विचार आता है कि क्यों न अब भारत में भी मेडिकल कॉलेज खोला जाए, मेडिकल स्कूल खोला जाए और इसके लिए और महिलाओं के लिए और विशेष रूप से महिलाओं के लिए मेडिकल शिक्षा की व्यवस्था की जाए, महिलाओं के लिए मेडिकल शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से यह मेडिकल शिक्षा के उद्देश्य यह 1883 में ब्रिटेन चली जाती हैं। यह मेडिकल शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, पंडित रमाबाई मेडिकल शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी और मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1883 में यह ब्रिटेन चली जाती हैं। जब ब्रिटेन चली जाती हैं तो इनका चिकित्सीय परीक्षण होता है, लेकिन ये बाहरी होती हैं, इनको कान से कम सुनाई देता है, इसलिए यह मेडिकल की शिक्षा से वंचित हो जाती हैं, लेकिन वह ब्रिटेन में रह जाती हैं। 1883 से लेकर 1886 तक यह ब्रिटेन में रह जाती हैं और ब्रिटेन में विभिन्न लोगों से संपर्क होता है और 1883 में ही रमाबाई ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेती हैं। वह विभिन्न ईसाई धर्म गुरुओं से उनका संपर्क होता है, विभिन्न पादरियों से संपर्क होता है, जो पादरी और ईसाई उनको प्रेरित करते हैं समाज में कुछ कार्य करने के लिए, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए वह उनको प्रेरित करते हैं। फिर पंडित रमाबाई 1886 में वह अमेरिका चली जाती हैं। अमेरिका चली जाती हैं। इनकी एक चचेरी बहन होती हैं आनंदीबाई जोशी। इनकी एक चचेरी बहन होती है आनंदीबाई जोशी। यह मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर रही होती है अमेरिका में, और अमेरिका में जब दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा था, आनंदीबाई जोशी का स्नातक उपाधि वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो उस स्नातक कार्यक्रम में यह भी भाग लेने अमेरिका चली जाती हैं और जब वह अमेरिका जाती हैं तो वहां भी वह भारतीय उच्च महिलाओं की स्थिति देखती हैं। तो भारतीय उच्च महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए विशेष रूप से विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए वह एक विधवा आश्रय खोलने का निर्णय लेती हैं। इसके लिए धन एकत्रित करती हैं और धन एकत्रित करने के लिए वह अमेरिका में रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना करती हैं। अमेरिका में रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना करती हैं और बोस्टन में इसकी स्थापना कहां होती है? बोस्टन में होती है। रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना बोस्टन में होती है। रमाबाई एसोसिएशन के द्वारा यह धन एकत्रित करती हैं। फिर 1888 में यह भारत आ जाती हैं। 1888 में यह भारत आ जाती हैं। जब पंडित रमाबाई 1888 में अमेरिका से भारत आ जाती हैं तो महिलाओं के लिए यह बंबई में 1889 में शारदा सदन की स्थापना करती हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब 1888 में यह अमेरिका से भारत आ जाती हैं, तो 1889 में यह शारदा सदन की स्थापना करती हैं। शारदा सदन का भी वही उद्देश्य होता है जो आर्य महिला समाज का उद्देश्य होता है। जो 1882 में रमाबाई आर्य महिला समाज की स्थापना करती हैं, उसका भी उद्देश्य होता है कि महिलाओं को सुरक्षित करना, महिलाओं को अधिकार देना, महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान कराना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो शारदा सदन की भी स्थापना निराश्रित महिलाओं के लिए की जाती है।
जो विधवा महिला होती हैं, जो समाज से बहिष्कृत हो जाती हैं, उन महिलाओं के लिए इस शारदा सदन की स्थापना की जाती है। शुरुआत में शारदा सदन का जो कार्यालय होता है बंबई में होता है, लेकिन बाद में पुणे में स्थानांतरित कर दिया जाता है। पुणे में स्थानांतरित कर दिया जाता है इस शारदा सदन को। पुणे में स्थानांतरित कर दिया जाता है क्योंकि शारदा सदन को समाज की आलोचनाओं का दंश झेलना पड़ता है। जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं, तिलक भी इस शारदा सदन की आलोचना करते हैं। तिलक का कहना होता है कि शारदा सदन के द्वारा विभिन्न महिलाओं का धर्मांतरण किया जा रहा है और जो हिंदू महिलाएं हैं उनको ईसाई में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जब शारदा सदन को विभिन्न लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, तब पंडित रमाबाई इस शारदा सदन का नाम बदलकर क्रिश्चियन मुक्ति सदन कर देती हैं। इसका नाम बदलकर क्या कर देती हैं? क्रिश्चियन मुक्ति सदन कर देती हैं। क्रिश्चियन मुक्ति सदन कर देती हैं। और जब क्रिश्चियन मुक्ति सदन कर देती हैं तो फिर इसको पुणे से हटाकर पुणे से यह केड गांव में ले जाती हैं। केड गांव में ले जाती हैं, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। केड गांव में ले जाती हैं। पुणे से हटाकर यह केड गांव में ले जाती हैं और वहीं पर मुक्ति सदन की स्थापना करती हैं। मुक्ति सदन का आश्रम स्थापित करती हैं। और फिर 1898 में यह बहिष्कृत महिलाओं के लिए यह कृपा सदन की भी स्थापना करती हैं। कृपा सदन, सदन का मतलब घर होता है। कृपा सदन की भी स्थापना करती हैं। इस सदन में जितनी भी बहिष्कृत महिलाएं होती हैं, सारी बहिष्कृत महिलाएं कृपा सदन में रहती हैं। पंडित रमाबाई के सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर, महिला उत्थान से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने 1919 में इनको केसरे हिंद की उपाधि दी। केसरे हिंद की उपाधि से इनको नवाजा गया। केसरे हिंद की उपाधि इनको प्रदान की गई और महात्मा गांधी को भी उसमें केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और हम देखते हैं कि फिर रमाबाई को भी केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में इनको केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। जैसा कि मैंने बताया कि 1881 में पंडित रमाबाई को एक बेटी पैदा हुई थी और उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा दीक्षा पर काफी ध्यान रखा था। और इनकी बेटी जिनका नाम मनोरमा बाई होता है, वह मनोरमा बाई बंबई विश्वविद्यालय में पहले शिक्षा ग्रहण करती हैं। उसके बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह अमेरिका चली जाती हैं। जब अमेरिका से वापस आती हैं, जब मनोरमा बाई अमेरिका से वापस आ जाती हैं तो अपनी माँ के कार्यों में लग जाती हैं, यानी कि रमाबाई के कार्यों में लग जाती हैं और रमाबाई का हाथ बटाने लगती हैं। और 1920 में रमाबाई का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। रमाबाई का स्वास्थ्य खराब होने लगता है और रमाबाई अपनी सारी जिम्मेदारी मनोरमा बाई को दे देती है, अपनी बेटी मनोरमा बाई को दे देती हैं। यानी कि मुक्ति सदन की जितनी जिम्मेदारी होती है सब किसको ट्रांसफर कर देती है? मनोरमा बाई को ट्रांसफर कर देती हैं। परंतु 1921 में मनोरमा बाई की मृत्यु हो जाती है। जब 1921 में मनोरमा की मृत्यु हो जाती है तो रमाबाई काफी अवसाद में रहने लगती हैं और अंततः 1922 में 5 अप्रैल 1922 को रमाबाई की भी मृत्यु हो जाती है। रमाबाई की भी मृत्यु हो जाती है। 5 अप्रैल 1922 को रमाबाई की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से एक युग का अंत हो जाता है, एक महान महिला चिंतक का अंत हो जाता है, महान महिला सुधारक का अंत हो जाता है। लेकिन रमाबाई अपने जीवन काल में काफी उल्लेखनीय कार्य किए और इनके कार्यों को आज भी याद किया जाता है। महिला सुधार संबंधी विचारों को आज भी याद किया जाता है। जितनी हमारे समाज में बुराइयां व्याप्त थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने प्रयत्न किया। पंडित रमाबाई अपने जीवन काल में कई पुस्तकों का संपादन भी करती हैं और रचनाएं भी करती हैं। जैसे उनकी पहली पुस्तक है स्त्री धर्म नीति, जो मराठी में पब्लिश होती है 1822 में। इसमें स्त्रियों के बारे में दिया गया है कि स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, स्त्रियों को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, स्त्रियों को अधिकार मिलना चाहिए इत्यादि। स्त्री नीति का वर्णन किया गया है कि स्त्रियों के लिए कैसे नियम होने चाहिए। वहीं दूसरी पुस्तक है वॉयेज टू इंग्लैंड, 1883 में पब्लिश होती है। यह 1883 में लिखी गई है। यह जब इंग्लैंड जाती हैं, जब पंडित रमाबाई 1883 में इंग्लैंड जाती है तो उन्होंने अपने इंग्लैंड यात्रा का वृत्तांत वॉयेज टू इंग्लैंड में लिखा है।
तीसरी पुस्तक है द हाई कास्ट हिंदू वोमेन, यह 1887 में लिखती हैं। हाई कास्ट हिंदू वोमन के अंतर्गत हिंदू सभ्यता पर प्रहार किया गया है, हिंदू कल्चर पर प्रहार किया गया है और यह दर्शाया गया है कि हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति कितनी निम्न है और हिंदू धर्म के अंतर्गत जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं, जैसे कि विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, स्त्रियों की दयनीय स्थिति इत्यादि विभिन्न बातों का वर्णन किया गया है। और यह जो स्त्रियों की निम्नतम स्थिति होती है, यह उच्च वर्ग की महिलाओं में भी होती है, उच्च जातियों में भी होती है। तो इसमें उच्च जातियों के महिलाओं के दशा और दिशा का वर्णन किया गया है। चौथी पुस्तक है पीपुल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जब यह अमेरिका में जाती हैं और अमेरिका प्रवास के दौरान जब वह विभिन्न लोगों से मिलती है और उनको जो अनुभव प्राप्त होता है, तो अपने सारे अनुभवों को इस पुस्तक में लिखा, पीपुल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट। पांचवी पुस्तक है द कंडीशन ऑफ वुमेन इन यूएसए। यूएसए में जो उन्होंने महिलाओं की स्थिति को देखा, उस महिलाओं की स्थिति का विवेचन यह अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ वुमेन इन यूएसए में करती है, जो 1889 में लिखती हैं। छठी पुस्तक है फेमाइन एक्सपीरियंस इन इंडिया, 1890 में लिखती हैं, यह भी स्त्रियों को लेकर लिखा गया है। सातवीं पुस्तक है द टेस्टिमोनी ऑफ आवर इनएग्जिटिबल ट्रीजर, 1917 में यह लिखी गई है। आठवीं पुस्तक है द न्यू टेस्टामेंट, 1924 में यह प्रकाशित होती है, यह पुस्तक उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित होती है। इस पुस्तक में बाइबल का अनुवाद किया गया है, ईसाई धर्म की शिक्षाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और नवीं पुस्तक है इनकी हिस्ट्री ऑफ ब्रह्म समाज। जब यह बंगाल में केशव चंद्र सेन के संपर्क में आती हैं, ब्रह्म समाज के संपर्क में आती हैं, तो ब्रह्म समाज के विभिन्न जो नियम होते हैं, विभिन्न जो सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों का वर्णन इस हिस्ट्री ऑफ ब्रह्म समाज में किया गया है। 10वां है मुक्ति प्रेयर बिल। यह महिलाओं के मुक्ति के लिए इन्होंने कुछ नियम तैयार किए थे, कुछ कानून तैयार किए थे। उन नियमों को मुक्ति प्रेयर बिल कहते हैं, जो 1903 में लिखते हैं, जो 1903 में यह लिखती हैं। फिर 11वीं पुस्तक देखते हैं द सिटी ऑफ क्राइस्ट, 1924 में यह पब्लिश होती है, यह भी उनके मृत्यु के बाद पब्लिश होती है। फिर अर्ली लाइफ स्टोरी एंड ट्रेवल इन इंडिया और राइज एंड फॉल्स ऑफ आर्यन मैन, आर्यों का पतन और उत्थान, ये विभिन्न पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन उनका जो मूल थीम होता है वह नारी चिंतन पे होता है, नारी सुधार पर होता है, महिला उत्थान पर होता है। इसीलिए पंडित रमाबाई को प्रथम भारतीय नारीवादी चिंतक कहा जाता है। पंडित रमाबाई को प्रथम भारतीय नारीवादी चिंतक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाए, प्रश्न पैदा किए और महिला उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। और महिला उत्थान के लिए, महिलाओं की दशा और दिशा सुधारने के लिए अनेक कार्य किए। और इन्होंने 1882 में आर्य महिला सदन की स्थापना की। 1882 में आर्य महिला सदन की स्थापना की। कहीं कहीं यह 1881 भी दिया हुआ है, 1881 आर्य महिला सदन की स्थापना की। और आर्य महिला सदन के द्वारा इनका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षित करना होता है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना होता है। और इनका मानना है कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी तब तक समाज से विभिन्न प्रकार की बुराइयां दूर नहीं होगी, क्योंकि महिलाएं ही समाज की रीढ़ होती हैं, महिलाएं ही समाज की नींव होती हैं। और महिला जब शिक्षित होंगी तो वह समाज को सुधारने का प्रयास करेंगी। महिला जब शिक्षित होंगी तो समाज से बाल विवाह समाप्त होगा, विधवा पुनर्विवाह निषेध जो किया गया है उसको समाप्त होगा, विधवाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार मिलेगा। विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक प्रथाएं हैं, जो सामाजिक रूढ़ियां हैं, उन रूढ़ियों को समाप्त किया जाएगा। तो सबसे पहले आवश्यकता है महिलाओं को शिक्षित करने की। महिलाएं जब तक शिक्षित नहीं होगी तब तक समाज से बुराइयां दूर नहीं हो सकती हैं। पंडित रमाबाई ने सामाजिक व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा, जो उस समय तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था होती थी कि महिलाओं को घर के अंदर कैद रखा जाता था, उनका यह मानना था कि महिलाओं को ही सारे मर्यादाओं का पालन क्यों करना पड़ता है, सभी नियमों का पालन क्यों करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध महिलाओं के ही ऊपर आरोपित क्यों किए जाते हैं। महिलाएं भी पुरुषों की समान हैं, महिलाएं भी पुरुषों की समान हैं। वहीं महिलाओं के साथ दो तरफा व्यवहार किया जाता है। पुरुषों को उच्च स्थान दिया जाता है, महिलाओं को निम्न स्थान दिया जाता है। अगर कोई महिला विधवा हो जाती है, उसका लोग मुंह देखना अपशकुन मानते हैं। लोग कहीं यात्रा में जाते हैं, अगर कोई विधवा महिला रास्ते में पड़ जाती है तो अपशकुन माना जाता है और लोग अपना यात्रा स्थगित कर देते हैं। लेकिन जब विदुर सामने मिलते हैं तो विदुर के साथ ऐसा नहीं होता। विदुर का मतलब होता है कि जिसकी पत्नी मर गई हो, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसको विदुर कहा जाता है।
लेकिन वह कहते हैं कि विदुर के मामले में ऐसा नहीं है, पुरुषों के मामले में ऐसा नहीं है। पुरुष कई शादियां कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको शादी करने से या विवाह करने से वंचित कर दिया गया है। तो केवल महिलाओं के साथ ही ऐसा अन्याय क्यों किया गया है? इसलिए महिलाओं को शिक्षित होना होगा, महिलाओं को आत्मनिर्भर होना होगा और महिलाओं को कार्य कुशल बनना होगा। जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होगी, जब तक महिलाएं कार्यशील नहीं होंगी, जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी, तब तक महिलाओं का उत्थान संभव नहीं है। इसलिए पंडित रमाबाई महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला शिक्षा के लिए विभिन्न स्कूल की स्थापना करती हैं और विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर भी इनके लिए बनाए गए थे, स्थापित किए गए थे। जैसे हम मुक्ति सदन को ले सकते हैं। मुक्ति सदन में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते थे। वहां सिलाई, कढ़ाई, बुनाई से लेकर डेयरी फार्म के कार्य संचालित होते थे, डेयरी फार्म के कार्य किए जाते थे, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, अपना व्यवसाय खुद चुन सके। रमाबाई पितृ सत्तात्मक समाज की आलोचना करती हैं। पितृ सत्तात्मक समाज, क्योंकि उस समय जो समाज हमारा होता है वह पितृ सत्तात्मक होता है, पितृ सत्तात्मक होता है, पितृ सत्ता होती है, यानी कि घर में मुखिया का ही शासन होता है, पिता का शासन होता है, घर में पिता का ही शासन होता है। और रमाबाई बचपन से ही ब्राह्मणवादी पितृ सत्ता को झेल चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने जीवन के आगे के वर्षों में भी इससे लड़ती रही। उन्होंने इस पितृ सत्तात्मक समाज से लड़ाई जारी रखा। एक अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द हाई कास्ट हिंदू वोमेन। इस हाई कास्ट हिंदू वोमेन में इन्होंने पितृ सत्तात्मक समाज को खुली चुनौती दी है और इसमें ब्राह्मणवादी सत्ता पर प्रकाश डाला गया है, ब्राह्मणवादी वर्चस्व पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को भी शिक्षा की उतनी जरूरत है जितनी कि पुरुषों को। पंडित रमाबाई कहती हैं कि महिलाओं को भी डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, शिक्षक बनना चाहिए। और स्त्रियों की दुर्दशा के लिए यह पितृ सत्तात्मक सत्ता ही उत्तरदायी है, यानी कि स्त्रियों की जो भी दुर्दशा हुई है उसके पीछे एकमात्र कारण क्या है? पितृ सत्तात्मक समाज है। क्योंकि पितृ सत्तात्मक समाज महिलाओं को अपने अधीन रखना चाहता था, महिलाओं को अपने अधीन रखता था और महिलाओं को घर के बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था। इस तरह से उनका जो सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था, वह केवल घर के अंदर गृह कार्यों में ही रहती थी, बच्चों के लालन पालन में ही रहती थी, उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता था, महिलाओं का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता था। और इसका एकमात्र कारण कौन है? पुरुष है, पुरुष प्रधान समाज है। तो इस पुस्तक में वह पुरुष प्रधान समाज को चुनौती देती हैं और महिलाओं के दुख का कारण भी पुरुष को बताती हैं, पुरुष समाज को ही बताती हैं। पंडित रमाबाई कहती हैं कि जब तक महिलाएं पितृ सत्तात्मक समाज से बाहर नहीं होती हैं, तब तक वह जाल से उनको छुटकारा नहीं मिलेगा, उस दुख से उनको छुटकारा नहीं मिलेगा। पंडित रमाबाई अपने सामाजिक कार्यों के द्वारा, महिला उत्थान कार्यक्रमों के द्वारा भारत सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हैं और 1882 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा शिक्षा पर एक कमीशन बनाया जा रहा था, शिक्षा नीति लागू करने के लिए एक कमीशन बनाया जा रहा था, जिसको हम हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं। हंटर कमीशन, यह शिक्षा पर बना कमीशन होता है, यह शिक्षा पर बना आयोग होता है। इस हंटर कमीशन में क्योंकि उस समय एकमात्र पढ़ी लिखी और ख्याति प्राप्त महिला होती है रमाबाई, तो इस हंटर कमीशन के समक्ष रमाबाई को बुलाया जाता है और रमाबाई इसमें स्त्री शिक्षा की वकालत करती हैं। रमाबाई कहती हैं कि नहीं, स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और स्त्रियों को भी मेडिकल शिक्षा दी जानी चाहिए। रमाबाई की यह आवाज महारानी विक्टोरिया तक पहुंचती है और जब लॉर्ड डफरिन भारत में 1883 में गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, तो उनकी पत्नी जो होती हैं लेडी डफरिन, जिसको हम लेडी डफरिन कहते हैं, लेडी डफरिन ने विभिन्न जगह पर महिला शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, महिला चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना करती हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काफी योगदान करती हैं। इस तरह से रमाबाई के द्वारा पहली बार महिलाओं को चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होता है। रमाबाई के इन्हीं महिलाओं के प्रति योगदान के कारण इन्हें गुलाम भारत की आजाद महिला कहा जाता है, या फिर भारत की प्रथम सक्रिय नारीवादी कार्यकर्ता कहा जाता है, या फिर इनको प्रथम नारीवादी कार्यकर्ता मान सकते हैं, प्रथम नारीवादी कार्यकर्ता। गेल आमवेद अपनी पुस्तक सीकिंग बेगमपुरा द सोशल विजन ऑफ एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल
इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल में लिखते हैं कि रमाबाई द्वारा स्थापित मुक्ति सदन एक आदर्श स्त्री समुदाय को स्थापित करने का प्रयास था, जिसे भारत में एक नए यरूशलेम की संज्ञा दी जाती है। भारत में एक नए जेरूसलम की संज्ञा दी जाती है, जहां पर स्त्रियों ने बुनाई के कार्य सीखे, डेयरी के कार्य सीखे, डेयरी फार्मिंग के कार्य सीखे, कृषि के कार्य सीखे, यानी कि कृषि से लेकर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की थी अपने मुक्ति सदन में। यानी डेयरी से लेकर महिलाएं प्रिंटिंग प्रेस भी चलाती हैं। पंडित रमाबाई समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करती हैं, जैसे कि अंतरजाति विवाह। पहला, वह चाहती हैं कि अंतरजाति विवाह संपन्न हो और अंतरजाति विवाह के द्वारा ही समाज से भेदभाव दूर किया जा सकता है, जैसा कि उन्होंने खुद अंतरजाति विवाह किया था। वह बाल विवाद को असंवैधानिक मानती हैं, बाल विवाह को असंवैधानिक मानती हैं और बाल विवाह को समाप्त करने पर या प्रतिबंध करने पर जोर देती हैं। और तीसरा है, वह स्त्री शिक्षा पर बल देती हैं, स्त्री शिक्षा पर बल देती हैं। वह कहती हैं कि स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाना चाहिए, स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितनी भी सामाजिक बुराइयां होती हैं, वो सामाजिक बुराइयों को रमाबाई के द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाता है। उमा चक्रवर्ती एक बंगाली विचारक हैं, बंगाली लेखक हैं। इनकी पुस्तक रीराइटिंग हिस्ट्री द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ पंडित रमाबाई 1998 में पब्लिश होती है और यह अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि यह विश्वास किया जाना चाहिए कि पंडिता ने स्त्रियों को केवल पुरुषों के निःशंस तंत्र से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह से रूथ वर्गीस अपनी पुस्तक रूथ वर्सास वर्गीस की पुस्तक है पंडिता रमाबाई ए ओमेन फॉर ऑल सीजन। यह 2006 में पब्लिश होती है। रूथ वर्सास वर्गीस अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि रमाबाई वास्तव में सर्वयुगीन महिला थी, वे वास्तविक समाज सुधारक थी, विदुषी थी, युगदृष्टा थी, वह कूटनीतिज्ञ भी थी। इसी तरह से सरोजिनी नायडू भी कहती हैं कि पंडिता रमाबाई वो पहली महिला ईसाई हैं जिसे हिंदू संतों के रूप में गिना जाएगा। इस तरह से पंडित रमाबाई विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं और यह जाति प्रथा का भी विरोध करती हैं, यह जाति पात में विश्वास नहीं मानती हैं, यह मनुस्मृति पर आक्षेप करती हैं। वह कहती है कि मनुस्मृति में जो दिया गया है उसी के कारण महिलाओं की स्थिति निम्न है, शूद्रों की स्थिति निम्न है। वह कहती है कि मनुस्मृति लिखे जाने के पहले न तो महिलाओं से पूछा गया, न तो शूद्रों से पूछा गया, इस तरह से पंडित रमाबाई वर्ण व्यवस्था की भी विरोधी हो जाती है। वह कहती है कि हम वर्ण व्यवस्था को परिवर्तित तो नहीं कर सकते हैं, या जाति प्रथा को समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, या जो ब्राह्मण वर्ग है उसको निचले स्तर पे तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो निम्न जातियां हैं या जो निम्न वर्ण है, उस निम्न वर्ण को हम ऊपर ले जा सकते हैं, उसका उत्थान हम कर सकते हैं, उसका सुधार हम कर सकते हैं। पंडित रमाबाई ने जाति व्यवस्था के समाप्त के लिए ही शारदा सदन की स्थापना की और वह धर्मनिरपेक्ष और जाति निरपेक्षता पर बल देती हैं। जाति निरपेक्षता पर बल देती हैं। वह कहती हैं कि समाज में किसी प्रकार की जात पात की भावना नहीं होनी चाहिए, धर्म की भावना नहीं होनी चाहिए, सबको आजादी होनी चाहिए, खुली आजादी होनी चाहिए, खुली छूट होनी चाहिए और जो जिस धर्म में आस्था रखना चाहे उस धर्म में आस्था रख सकता है। जैसा कि पंडित रमाबाई स्वयं ईसाई धर्म में परिणित हो गई थी, ईसाई धर्म को अपना लिया था। रमाबाई के अनुसार भारत में एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए जिसमें सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त हो। रमाबाई कहती हैं कि रमाबाई एक ऐसे भारत का स्वप्न देखती हैं जिसमें कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त हो, यानी कि एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण पर बल देती हैं जिसमें कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त हो, सभी नागरिकों को समानता प्राप्त हो, स्त्री और पुरुष के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न हो, जितने अधिकार पुरुषों को दिया जाए उतने अधिकार स्त्रियों को भी दिया जाए और स्त्रियों को भी सम्मान पूर्वक जीवन का अधिकार मिले, यानी कि सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार उनको प्राप्त हो, वह भी आत्मनिर्भर बन सके। स्त्रियों को भी शिक्षा दिया जाए और साथ ही साथ जितने भी स्त्री जगत में या महिला जगत में बुराइयां व्याप्त हैं, जैसे कि विधवा विवाह निषेध,
बाल विवाह इत्यादि विभिन्न प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, इनको समाप्त किया जाना चाहिए और साथ ही साथ जाति पात का भी अंत किया जाना चाहिए। विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि विधवाएं भी फिर से विवाह करके अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सके, अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सके और उनको विवाह करने का भी अधिकार मिले। पुरुषों को तो विवाह करने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन विधवाओं को विवाह करने का अधिकार नहीं मिलता है। तो इस तरह से पंडित रमाबाई हिंदू धर्म में व्याप्त विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहती थी और महिलाओं शूद्रों की निम्नतर स्थिति का वर्णन करती हैं, निम्नतर स्थिति का विरोध करती हैं। वह कहती हैं कि महिलाओं को भी सभी प्रकार के अधिकार दिए जाने चाहिए, शूद्रों को भी सभी प्रकार के अधिकार दिए जाने चाहिए। इनका मानना है कि ईसाई जो पंडित रमाबाई का यह मानना है कि ईसाई धर्म प्रगतिशील है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का जातिपात नहीं है, किसी प्रकार का स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव नहीं है। हिंदू धर्म से श्रेष्ठ क्या है? ईसाई धर्म है। यह रमाबाई कहती थी कि क्योंकि ईसाई धर्म में जातिपात की भावना नहीं है, स्त्री और पुरुष की भावना नहीं, स्त्री और पुरुष के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जितना अधिकार पुरुषों को प्राप्त है उतना अधिकार स्त्रियों को भी प्राप्त है। और वह कहती हैं कि सभी स्त्रियों का कल्याण ईसाई धर्म में ही संभव है और ईसाई धर्म में ही स्त्रियों की प्रगति संभव है। इस तरह से पंडित रमाबाई एक ब्राह्मण होते हुए भी ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेती हैं क्योंकि इस हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार की बुराइयां व्याप्त होती है। पुरुष वर्चस्ववादी समाज होता है जो महिलाओं की अधीनता किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पंडित रमाबाई काफी संघर्षशील महिला होती हैं, काफी संघर्ष करती हैं, समाज का काफी दंश झेलती हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी होती है, लेकिन 1882 में जो उनकी पुस्तक प्रकाशित होती है स्त्री धर्म नीति, इस पुस्तक के बिकने से जो भी प्राप्त होता है उससे वह अपना खर्च चलाती हैं। इसके पश्चात विभिन्न पुस्तकें वह लिखती जाती हैं। जब विभिन्न पुस्तकें लिखती जाती हैं तो उससे भी उनकी आय होती है। फिर ईसाई मशीनरियों के द्वारा उनको कुछ धन दिया जाता है और वह स्वयं ईसाई धर्म अपना लेती हैं। फिर वह मुक्ति सदन खोलती हैं। इस तरह से पंडित रमाबाई अपने युग की एक महान विचारक होती हैं, महान सामाजिक सुधारक होती हैं। पंडित रमाबाई राजनीतिक चिंतक नहीं होती हैं, वह एक समाज सुधारक होती हैं और विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति सुधारने पर बल देती हैं। तो इस तरह से पंडित रमाबाई भारत की प्रथम नारीवादी चिंतक हैं, उनको भारत की प्रथम नारीवादी चिंतक कहा जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको पंडित रमाबाई के बारे में बताया, उनके विचारों से अवगत कराया। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।